हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जीवों का वर्गीकरण। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाता था लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर सजीवों का वर्गीकरण का महत्व पता चला था कि सजीवों का वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं। वर्गीकरण क्यों करते हैं? स्टडी इजी करने के लिए। इतनी ज्यादा जैव विविधता है 1.7 टू 1.8 मिलियन, तो उसको हर एक जीव को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इस वजह से वर्गीकरण किया जाता है ताकि उनकी ग्रुपिंग की जाती है, ताकि वजह से एक वर्ग के बारे में वर्ग के बारे में पढ़े तो समस्त जंतु के बारे में जो वर्ग के अंदर आते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिल सके। इस वजह से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? असमानता व समानता। कि किस जीव के अंदर समानता पाई जाती, मतलब कौन कौन से जीव आपस में समान है उन्हें तो एक ग्रुप में रख देते हैं, जिन्हें जिनके जो असमान होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप के अंदर रख देते हैं। गुण कौन कौन से हो सकते हैं? एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल्यूलर बायो हो सकती है, इवोल्यूशन हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है कि हम सभी जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी पर्टिकुलर ना तो पादपों के बारे में बात करते हैं ना जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी जीव हैं उन सबका वर्गीकरण करना है। तो जीवों का वर्गीकरण जो है वो असमानता समानता के आधार पर किया जा सकता है। गुण हो सकते हैं जैसे आकार की, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, ये हो सकते हैं। इनके गुण हो सकते हैं जिनके आधार पर हम किसी जंतु का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो वर्गीकरण था, वर्गीकरण के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो थे अरस्तु, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहले आया था कि हमें जंतु का वर्गीकरण करना चाहिए। तो इसलिए संस्थापक तो थे संस्थापक तो थे अरस्तु, सॉरी, संस्थापक तो थे अरस्तु और फादर थे कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस थे क्योंकि उन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी थी। तो सबसे पहला वर्गीकरण हम अरस्तु का ही पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण हम पढ़ते हैं अरस्तु का। अरस्तु ने क्या करा था? अरस्तु के दिमाग में पहली बात तो ये थी कि अरस्तु इसलिए स्पेशल थे क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहले आया था कि वर्गीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि उससे पहले किसी ने सोचा था कि वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण हम पढ़ते हैं अरस्तु का। अरस्तु का वर्गीकरण तो उस टाइम पर इतनी तो खोजें हुई नहीं थी कि वो साइटोलॉजी के बारे में सोचे, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सोचे, इवोल्यूशनरी के बारे में सोचे। तो वो ऊपर से देखते थे कि कोई या तो वो तो पादप है या जंतु है। तो अरस्तु के हिसाब से उन्होंने दो भागों में बांटा था, या तो बोला प्लांट है या बोला एनिमल है। फिर उसके बाद उन्होंने प्लांट्स को बांटा था। प्लांट्स को आगे डिवाइड करा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, या तो घास या फिर झाड़ियां या फिर वृक्ष। एनिमल को उन्होंने बोला एनिमा या इनेमा। एनीमा या फिर एनीमा। एनीमिया आपने सुना है? एनीमिया के अंदर क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। तो एनीमा का मतलब होता है आरबीसी एब्सेंट है, आरबीसी एब्सेंट है, जबकि इनेमा के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। ये उनके आधार थे। उस टाइम शुरुआती हुई थी, उस टाइम इतनी खोजें हुई नहीं थी। ये तो अरस्तु का पहला था। दूसरा अरस्तु ने बोला या तो जीव जलीय हो सकते हैं, या तो जीव एक्वेटिक हो सकते हैं, या एरियल हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। उन्होंने बोला या तो कुछ जंतु पानी में रह रहे हैं, कुछ हवा में रह रहे हैं, और कुछ जो है स्थल पर रह रहे हैं। स्थल पर उन्होंने पादपों को भी उनमें इंक्लूड कर दिया, जिनमें गायों को किया, इंसानों को किया। एरियल के अंदर उन्होंने करा कुछ कीटों को, बर्ड्स को,
जलीय के अंदर उन्होंने करा फिश, और जो एल्गी होती है, जो जो पानी में रहते थे उन्हें तो उन्होंने बोला जलीय, जो जो स्थल पे रहते थे उन्होंने उसको बोला टेरेस्ट्रियल, जो जो हवा में रहते थे उन्होंने बोला। ये उनका बेसिक था, ये पहला वर्गीकरण था जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को झाड़ी, घास, झाड़ी, वृक्षों में डिवाइड करा, एनिमल को एनीमा और इनेमा में डिवाइड करा, जिसके अंदर एनीमा जो होता है जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है, इनेमा के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये अरस्तु का वर्गीकरण था, पहला वर्गीकरण, इसलिए अरस्तु को संस्थापक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है प्लिनी द एल्डर। ये भी खास नहीं है लेकिन दूसरे नंबर पर आता है प्लिनी द एल्डर। ये साइंटिस्ट का नाम है। प्लिनी द एल्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने दो भागों में डिवाइड करा, या तो फ्लाइट, दूसरे नॉन फ्लाइट। उन्होंने बोला या तो कुछ जंतु उड़ रहे हैं या कुछ जंतु नहीं उड़ रहे। इस आधार पर ये उनका दूसरा वर्गीकरण था, प्लिनी द एल्डर। ये तो सबसे पहले वाले ओल्ड सिस्टम के थे। चीजें कहीं से तो शुरू हुई ना। वर्गीकरण का कारण समझ आ गया, क्योंकि हमें स्टडी को आसान करना था, दिन को आसान करने के लिए टैक्सोनॉमी आई थी, वरना इतने जीवों के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ाई ली जा सकती। प्लिनी द एल्डर हो गया, अरस्तु हो गया। अब हमारे जगत वर्गीकरण आते हैं। सबसे पहला आता है द्विजगत। द्विजगत या टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने। तो इन्होंने किन दो जगतों में बांटा था? उन्होंने बोला या तो प्लांटी है, या तो वो प्लांट है, या फिर वो एनिमल है। द्विजगत प्रणाली हमारे को दी थी कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, स्वीडिश प्राकृतिकविद थे, प्लांट। तो इन्होंने बोला इसमें लोगों, इनके जो आधार थे वो थे सिंपल, उनके सिंपल थे, उनके जो भी गुण थे ना, जिस आधार पर उन्होंने डिवाइड करा था, जो उनके आधार थे वो सिंपल थे। लोकोमोशन, सेल वॉल, चेतना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या फिर पोषण की विधि, पोषण मेथड। तो लोकोमोशन प्लांट के अंदर एब्सेंट, एनिमल के अंदर प्रेजेंट। सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट, एनिमल के अंदर एब्सेंट। चेतना इनके अंदर स्लो, इनके अंदर फास्ट। उसके बाद आता है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट। ये होते हैं स्वपोषी और ये होते हैं विषमपोषी। ये पहला द्विजगत वर्गीकरण था जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिन्होंने प्लांट और एनिमल दो जगत बताए थे, जिनको लोकोमोशन, सेल वॉल, चेतना और पोषण की विधि के आधार पर बांटा था। तो इनके अंदर इन्होंने प्लांट के अंदर क्या रखे थे? प्लांट के अंदर इन्होंने रखे थे बैक्टीरिया, एल्गी, बाकी सारे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारे इन्होंने रखे थे प्लांट्स के अंदर। बैक्टीरिया को भी इसके अंदर ही रखा था, कवक को भी इसके अंदर ही रखा था। ठीक है। एनिमेलिया के अंदर इन्होंने रखा एकशेरुकी, कशेरुकी एंड प्रोटोजोआ को। तो इस वर्गीकरण की तो बहुत सारी कमियां थी। द्विजगत वर्गीकरण हमें दिया कैरोलस लिनियस ने। इस वर्गीकरण की बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि ये तो पहले प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि इन्होंने कवक और पादप को एक जगह रख दिया कि कवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, नहीं पाया जाता, और इन्होंने कवकों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता, एक कोशिका बहुकोशिका। तो द्विजगत की कमी क्या थी? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर नहीं,
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर नहीं कर पाए। इन्होंने बैक्टीरिया को पादप वाले जगत के अंदर ही रख दिया था। इन्होंने मोनोसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर का अंतर नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी का अंतर नहीं, प्रकाश संश्लेषी विषमपोषी एक में रख दिए थे। तो इस वजह से द्विजगत प्रणाली को गलत बोला। उन्होंने बोला कि तुमने बैक्टीरिया को भी पादपों वाले वर्ग में रख दिया, तुमने जो कवक है, जो ईस्ट है, उन सबको प्रोटोजोआ को एक वर्ग में रख दिया। प्रोटोजोआ तो एक कोशिकीय होते हैं, जबकि अकशेरुकी कशेरुकी तो बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये कुछ कम, इसमें बहुत सारी कमियां थी, इनका एक बड़ा समूह हो गया था। तो इस वजह से फिर सेकंड नंबर पर आई हमारी त्रिजगत प्रणाली। त्रिजगत प्रणाली, थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था? थ्री किंगडम सिस्टम हमें दिया था हैकल ने। हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा आए थे। उन्होंने प्रोटिस्टा को एक अलग वर्ग में जोड़ा, प्रोटिस्टा प्लांट एंड एनिमल। प्रोटिस्टा प्लांट एंड एनिमल, तो त्रिजगत, तो प्रोटिस्टा जो वर्ड था, ये वर्गीकरण थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तो हमें दिया था हैकल ने, लेकिन प्रोटिस्टा वर्ड जो था वो दिया था क्यूवियर ने। क्यूवियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था प्रोटिस्टा वर्ड। तो प्रोटिस्टा के अंदर समस्त यूनिसेल्युलर को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया था। प्लांट के अंदर वही थे जो प्रकाश संश्लेषण करते थे, एनिमेलिया के अंदर अकशेरुकी कशेरुकी थे। प्रोटिस्टा के अंदर ही उन्होंने डाल दिया था एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं उन्हें भी प्रोटिस्टा के अंदर ही डाल दिया, जो प्रोटोजोआ होते हैं उन्हें भी प्रोटिस्टा के अंदर ही डाल दिया, जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी प्रोटिस्टा के अंदर ही डाल दिया। तो इस वजह से आई फिर हमारी चार जगत प्रणाली, फोर किंगडम सिस्टम। फिर आया फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया था? फोर किंगडम सिस्टम दिया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम दिया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड किसे लेकर आए? मोनेरा जगत को। उन्होंने चार में डिवाइड करा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमेलिया। प्लांट एंड एनिमेलिया, उन्होंने मोनेरा को लेकर आए, तो मोनेरा के अंदर उन्होंने किसे रखा? प्रोकैरियोटिक जीवों को, क्योंकि पहले प्रोटिस्टा के अंदर ही प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा के अंदर ही यूकैरियोटिक थे, तो इनके अंदर उन्होंने रखा प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, इसके अंदर रखा सभी यूनिसेल्युलर को, इसके अंदर उन्होंने रखा फंजाई और प्लांट, जितने भी प्लांट थे ब्रायोफाइटा, इनके अंदर उन्होंने रखा अकशेरुकी और कशेरुकी को। अब किसके अंदर समस्या रह गई थी? यहाँ तक सब कुछ सॉल्व हो गया था, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, मोनेरा, बैक्टीरिया आ गए थे इसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर आ गए थे। तो अब दिक्कत बची थी प्लांट के अंदर, कि प्लांट के अंदर अप्रकाश संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से सबसे फेमस जो क्लासिफिकेशन आया था वो था फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम जो था वो सबसे फेमस था। फाइव किंगडम सिस्टम हमें दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम, ये हमें दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने फाइव जगत सिस्टम में फाइव जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, जिसके अंदर उन्होंने डिवाइड करा सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट
एंड एनिमल। तो अब प्रोकैरियोट्स का एक अलग जगत बन गया, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर का एक जगह अलग संघ बन गया। ये थे मल्टीसेल्युलर प्लस मृतजीवी। इनके अंदर स्वपोषण नहीं पाया जा सकता था। प्लांट इनके अंदर आए सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट, और एनिमल के अंदर आए विषमपोषी मल्टीसेल्युलर। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर आए समस्त बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर आए समस्त बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के अंदर आए प्रोटोजोआ, यूग्लिना, क्लोरेला। ये थे एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवालों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है क्योंकि प्रोटिस्टा का मेन कैरेक्टर था यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, तो एक कोशिकीय शैवालों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। फंजाई के अंदर आए मृतजीवी, जितने भी फंजाई होते हैं वो मृतजीवी होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जा सकता है, खुद का भोजन नहीं बनाते। फिर आते हैं प्लांट जिनके अंदर खुद का भोजन बनाया जाता है। तो इनके तो आरएच व्हिटेकर के जो आधार थे, जिन आधार पर उन्होंने वर्गीकरण करा था वो इम्पोर्टेंट है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आधार था हमारा पोषण। तो उनको लाइन वाइज लिखते हैं। सेल किस प्रकार की है? दूसरा, केंद्रक का प्रकार। थर्ड नंबर पर आता है सेल वॉल, थर्ड नंबर पर आता है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल। फोर्थ नंबर पर आता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब संगठन। ठीक है, तो सेल मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो मोनेरा के अंदर सेल किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनमें भी यूकैरियोटिक, इनमें भी यूकैरियोटिक। ठीक है, केंद्रक का प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट या फिर एब्सेंट? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इन सब के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, फिर सेल वॉल। मोनेरा के अंदर सेल वॉल पाई जाती है? नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन या सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल पाई जाती है? नहीं पाई जाती। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। फंजाई के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की। जबकि इनके अंदर किसकी बनी रहती है? काइटिन की। ठीक है, यदि प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिका शैवालों को भी माने तो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आरएच व्हिटेकर ने जो माना था वो पोषण पद्धति मानी थी। तो वहां से देखते हैं एनिमल के अंदर कौन सी पोषण पद्धति पाई जाती है। और एनिमल, सभी एनिमल विषमपोषी होते हैं, मतलब वो अपना खाना दूसरों से ग्रहण करते हैं। या तो वो प्लांट हो सकते हैं या कोई दूसरा ही जीव हो सकता है। प्लांट जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई जो होती है वो सभी मृतजीवी होती है। ये अपना भोजन मृत सड़े गले पत्तियों जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं, यदि एक कोशिकीय शैवाल की बात करें तो उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण। यदि प्रोटोजोआ की बात करें तो मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। दूसरा, रोगजनक या परजीवी भी हो सकते हैं। और जो मोनेरा होते हैं वो होते हैं या तो रसायन स्वपोषी या मृतजीवी। तो सर्वाधिक विविधता किस
पाचन के अंदर। जो न्यूट्रिशन मेथड है उसके अंदर सर्वाधिक विविधता प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है। प्रोटिस्टा के अंदर तो वैसे भी एक्सेप्शन है कि प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय शैवालों को क्यों रखा गया है, जबकि प्रोटिस्टा जो यूकेरियोटिक है वो तो सारे या तो रोगजनक होते हैं या फिर अमीबा की तरह एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। फिर आता है संगठन, तो ये कैसे होते हैं? मोनेरा कैसा है? मोनेरा कैसा है? मोनोसेल्युलर। प्रोटिस्टा जो है वो भी यूनिसेल्युलर। बाकी ये तीनों कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर। तो ये था पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली। पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली हमें दी थी आर एस व्हिटेकर ने। दी थी। आर एस व्हिटेकर ने मोनेरा, आर एस व्हिटेकर क्या लाया था? आर एस व्हिटेकर लाया था फंजाई, ठीक है। प्रोटिस्टा कौन लाए थे? प्रोटिस्टा लाए थे हमारे हैकल। मोनेरा कौन लाए थे? कॉपलैंड। उसके बाद फंजाई। ये था हमारा पांच जगत वर्गीकरण जो कि इंपॉर्टेंट है। पांच जगत वर्गीकरण के अंदर फंजाई सबसे नया था। सर्वाधिक पोषण विविधता पाई जाती है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम एक और वर्गीकरण, एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वूज ने। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वूज ने। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किस आधार पर था? इसका क्या बेस था? इसका मेन बेस क्या था? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस था 16S आरआरएनए का सीक्वेंस। 16S आरआरएनए का सीक्वेंस था जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन आधार था। उन्होंने सब मुख्यतः तीन उसमें डिवाइड करा था। फर्स्ट नंबर पे आता था आर्किया, सेकंड नंबर पे आता था बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, फिर आता था यूकैरिया, ठीक है। आर्किया जो थे वो थे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया थे जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं वो, यूकैरिया के अंदर समस्त यूकैरियोटिक। तो फिर इसके अंदर आ गए अपने वो चार जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो उन्होंने 16S आरएनए सीक्वेंस को मुख्य आधार माना था कि मतलब 16S आरएनए डिफरेंट क्रम तो इसमें पाया जाता है, डिफरेंट क्रम 16S आरएनए का, इसमें भी अलग, यू बैक्टीरिया में भी अलग और यूकैरिया में भी अलग। इस आधार पर वूज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पर सबसे जो फेमस है ना वो पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली अभी तक चलती आ रही है। इसमें उस वूज ने बोला प्रोजीनोड क्या होते हैं? जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज जो सेल है, जो एक सेल होगी जिसके द्वारा कि पूर्वज बने होंगे उन्हें बोला जाता है प्रोजीनोड। तो जो आर्किया था, आर्किया एंड यूकैरिया, इन दोनों को सिस्टर डोमेन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है? जैसे ये पूर्वज सेल होगी कोई, तो इससे एक ब्रांच निकली, दो ब्रांच निकली, ठीक है। तो इससे तो बने यू बैक्टीरिया और इनसे बना एक से यूकैरिया और एक से बना आर्किया, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को बोला जाता है सिस्टर डोमेन। और यू बैक्टीरिया एक अलग शाखा से बना था, जो एक पूर्वज कोशिका हुआ करती थी, उसके एक शाखा से तो आर्किया और यूकैरिया निकले और दूसरी शाखा से यू बैक्टीरिया निकले। इस वजह से आर्किया और यूकैरिया को सिस्टर डोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो इनके आधार, सबसे मुख्य आधार तो उसका यही था कि 16S आरएनए का क्रम, जो कि तीनों जो उसने डोमेन बताए थे उनके अंदर अलग अलग होता है, तीनों डोमेन्स के अंदर अलग अलग होता है। तो इनके कैरेक्टर क्या क्या लिए उन्होंने, बाकी सारे तो वही थे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला क्या था? 16S आरआरएनए जीन सीक्वेंस, 16S आरआरएनए जीन सीक्वेंस। सेकंड नंबर पे था सेल वॉल। उसके बाद था क्या झिल्लीबद्ध कोशिका में पाया जाता है, मतलब सेल टाइप।
फिर था राइबोसोम, फिर था सेल मेम्ब्रेन, फिर था इंट्रॉन, एक्सॉन। ठीक है, तो फिर सबसे पहले लिखा आर्किया, यहाँ पे लिखा यूबैक्टीरिया, यूकैरिया। ठीक है, तो आर्किया के अंदर ये सब, इनमें सब में अलग अलग थे, इसमें भी डिफरेंट, इसमें भी डिफरेंट एंड इसमें भी डिफरेंट। फिर सेल वॉल, आर्किया की सेल वॉल बनी रहती है सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन, ये होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन, ये था पेप्टिडोग्लाइकेन। उसके बाद इनके अंदर किसकी होती है, काइटिन और सेल्यूलोज। ठीक है, सेल टाइप ये दोनों की दोनों होते हैं प्रोकैरियोटिक, ये होते हैं समस्त यूकैरियोटिक। राइबोसोम, राइबोसोम इनके अंदर पाया जाता है 70S, 70S, इसके अंदर 80S प्लस 70S। 70S किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम के अंदर। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर लिपिड की द्विसंरचना पाई जाती है, लिपिड की द्विस्तरीय संरचना। इसके अंदर शाखित लिपिड की इसमें एक स्तरीय पाई जाती है, इसके अंदर फिर से द्विस्तरीय पाई जाती है। ठीक है, इंट्रोन, इंट्रोन जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोन जो है वो आर्किया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और यूबैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि आर्किया और जो यूकैरिया थे वो दोनों सिस्टर डोमेन थे, तो उनके अंदर यही सिमिलरिटीज पाई जाती है कि इनके अंदर प्रेजेंट, इनके अंदर भी प्रेजेंट। तो इनके अंदर एक स्तरीय संरचना पाई जाती है, आर्किया के अंदर एक स्तरीय संरचना पाई जाती है, और इसके अंदर द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है। ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार थे, किस आधार पर इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन करा था। ये यहाँ तक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ तक ये किंगडम क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया। हम जगतों के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन जगतों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियस, फिर हमारे आए थे हैकल, फिर हमारे आए थे कॉपलैंड, फिर हमारे आए थे व्हीटेकर, फिर हमारे आए थे वूज। तो ये है लालू हलवाई की बालूशाही दूसरी, इसका मतलब है लीनियस, दो जगत प्रणाली लीनियस ने दी। थ्री किंगडम सिस्टम हमारा दिया हैकल ने, फोर किंगडम सिस्टम हमें दिया कॉपलैंड ने, फाइव किंगडम सिस्टम हमें दिया था व्हीटेकर ने, और सिक्स किंगडम सिस्टम हमें दिया वूज ने। यहाँ तक ये सारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो सारे खत्म हो गए। बस अब हम कल से पढ़ेंगे मोनेरा। थैंक यू।